हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं? पढ़ाई आपकी जो है अब रेगुलर कंटिन्यूस वे में आ गई होगी और फ्लो भी बन गया होगा, क्योंकि अब अगस्त आने वाला है और हमारा जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे हमारी पढ़ाई की हमको दर भी या पढ़ाई की जो तीव्रता है वो भी हमको बढ़ानी होगी। तो वैसे ये कोरोना जो है थोड़ा लंबा चलने वाला है, तो इसमें बिल्कुल ना घबराएं और अपना जो कर्म है यानी अपनी जो पढ़ाई फिलहाल आपका कर्म है उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना उसमें योगदान दें, जारी रखें पढ़ाई को। तो एक बार दोबारा अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है मानव में पाचन तंत्र। ठीक है, तो मानव में पाचन तंत्र में हमने अभी तक जो पढ़ा, आहार नाल की संरचना, आहार नाल की संरचना के बाद पाचक ग्रंथियां, और अब हम पाचन की क्रियाविधि पढ़ रहे हैं। तो पाचन, भोजन का जो पाचन है वो सबसे पहले मुख गुहा में होता है। जैसे हमने मुख गुहा के अंदर भोजन को ग्रहण किया उसका पाचन शुरू हो जाता है। लार में मौजूद लारीय एंजाइम उसमें सबसे पहले स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देते हैं। फिर हमने देखा कि जो भोजन का स्वरूप जो मुख गुहा से अमाशय में प्रवेश करता है उसको बोलस कहते हैं। अब ये बोलस कहाँ गया? अमाशय में। अमाशय में आते ही बहुत सारे एंजाइम इस पर वर्क करेंगे और इसका पाचन शुरू कर देते हैं। अमाशय में पाचन के पश्चात जो अर्ध ठोस भोजन का स्वरूप है उसको हमने कायम कहा। ठीक है, तो अब कायम प्रवेश कर चुका है कहाँ? ग्रहणी में। तो अगला जो भोजन का पाचन होगा वो कहाँ होगा? ग्रहणी यानी कि ड्यूडोनम में पाचन। ग्रहणी या ड्यूडोनम में पाचन। तो यहां पर ग्रहणी में जो पाचन हो रहा है हम देखें कि जो अमाशय से ये जो अमाशय ये अमाशय है और अमाशय से जो भोजन है यहां पर भी एक कपाट होता है। भोजन का जो स्वरूप है उसको क्या बोल रहे हैं अपन? यहां पर कायम बोल रहे हैं और कायम यहाँ पर एक कपाट होता है। ठीक है, पाइलोरिक कपाट बोल रहे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं? पाइलोरिक कपाट। उस कपाट से भोजन यहाँ पर आ चुका है। कहाँ पर? ग्रहणी में। ये है ग्रहणी। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को पता है कि यहाँ पर दो संरचनाएं होती हैं। ठीक है, एक तो यहाँ ऊपर की तरफ ये यकृत, यहाँ इससे पित्ताशय। ठीक है, और यहां नीचे की तरफ ये हो गई अग्नाशय। तो यहां पर जो पाचन है इनमें यकृत और अग्नाशय का अहम रोल है। आप देखते हैं कि क्या होता है, जैसे ही भोजन ग्रहणी में आया तो ग्रहणी की भित्ति से 3 हार्मोन स्रावित होंगे। कहां से? ग्रहणी की भित्ति से 3 हार्मोन स्रावित होंगे। पहला है कोलिसिस्टोकाइनिन, क्या स्रावित होंगे? हार्मोन्स। पहला हार्मोन कौन सा है? कोलिसिस्टोकाइनिन। दूसरा हार्मोन है सिक्रेटिन और तीसरा हार्मोन जो है वो है पैंक्रियोजाइमिन। कौन कौन से हार्मोन? कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन। कोलिसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन है वो पित्त रस यानी कि जो बाइल जूस होता है
उसके स्त्रावण को प्रेरित करता है। ठीक है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन का काम क्या है? पित्त रस के स्त्रावण को प्रेरित करना। जबकि ये जो दोनों हार्मोन हैं इनका काम होता है अग्नाशयी रस, यानी पैंक्रियाटिक जो जूस है उसके स्त्रावण को प्रेरित करना। अग्नाशय रस के स्त्रावण को कौन प्रेरित कर रहा है? सिक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन। और पित्त रस के स्त्रावण को कौन प्रेरित कर रहा है? कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जैसे ही भोजन जो काइम कहला रहा है, अर्ध ठोस पचित जो भोजन है, अर्ध पचित जो भोजन है उसको क्या बोल रहे हैं? काइम। वो जैसे ग्रहणी में आया तो ग्रहणी में आते ही 3 हार्मोन स्त्रावित हुए, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन। कोलिसिस्टोकाइनिन ने किसके स्त्रावण को प्रेरित किया? पित्त रस के, और इन दोनों हार्मोन्स ने अग्नाशयी रस के। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम कि सबसे पहले जो पित्त रस है, पित्त रस जो है एक क्षारीय द्रव है। पीएच इसकी जो होती है 7.6 से लेकर 8.5 की समथिंग होती है। ठीक है, इसकी पीएच होती है 7.5 से 8.5 के बीच होती है पीएच पित्त की। और ये जो पित्त है इसका स्त्रावण कौन करता है? इसका स्त्रावण तो होता है यकृत से। कहां से होता है? यकृत से। स्त्रावण कहां हो रहा है? यकृत से। लेकिन इसका अस्थायी संग्रहण होता है पित्ताशय, यानी गॉल ब्लैडर में। ये जो पित्ताशय गॉल ब्लैडर है यहाँ पर आकर ये इकट्ठा हो जाता है, एक्स्ट्रा जो बनता है यहाँ इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, बनता कहाँ है? यकृत में। ठीक है, अब ये जो पित्त रस है क्या है? एक क्षारीय तरल है जो यकृत से स्रावित हो रहा है, पित्ताशय में ये अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। ठीक है, अभी अपन बात कर रहे हैं पित्ताशय की। तो ये 3 हार्मोन जो है मैं यहाँ से इनको हटा रहा हूँ। अब देखते हैं जो पित्ताशय से ये पित्त रस जो स्रावित होता है इसका कार्य क्या होता है। इसकी कई कार्य। सबसे पहला जो कार्य, किसका कार्य पढ़ रहे हैं अपन? पित्त रस के कार्य, पित्त रस के कार्य। ठीक है, बाइल जूस के कार्य। ठीक है, पहला कार्य है क्षारीय माध्यम प्रदान करना। क्षारीय माध्यम प्रदान करना, क्योंकि अब जो एंजाइम आने वाले हैं वो क्षारीय माध्यम में ही अच्छी तरह से भोजन का पाचन कर सकते हैं। तो पहला काम क्या हो गया? क्षारीय माध्यम प्रदान करना। दूसरा, जो रोगाणु क्षारीय माध्यम में नष्ट होते हैं उन रोगाणुओं को नष्ट करने का काम भी है इसका। यानी कि जो रोगाणु क्षारीय माध्यम में नष्ट होने वाले हैं वो यहां आकर नष्ट हो जाएंगे। तीसरा, जो भोजन की अम्लीयता थी, क्योंकि भोजन कहाँ था? अमाशय में, और अमाशय में कैसा माध्यम होता है? अम्लीय। तो भोजन की अम्लीयता को नष्ट करना। भोजन की अम्लता को क्या करेगा? नष्ट करेगा। और भोजन को कैसा बना देगा? क्षारीय बना देगा और रोगाणु को नष्ट कर देगा। इसका अगला जो महत्वपूर्ण काम है वो है वसा का पायसीकरण करना, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है कि जो वसा की बड़ी बड़ी गोलियां होती हैं वसा की, उनको छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देना, जिससे वसा का जो आयतन है बढ़ जाता है और आगे वसा का पाचन जो होगा उसमें सहायता मिलती है। ठीक है, तो वसा का पाचन तो वैसे लाइपेज एंजाइम करता है, लेकिन वसा को छोटी छोटी गोलियों में कौन तोड़ता है? पित्त तोड़ देता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखते हैं कि ये जो पित्त रस है इसके अंदर आरबीसी के विघटन से 2 पदार्थ बनते हैं। एक तो बिलीरुबिन जिसका रंग होता है हल्का पीला, और एक बिलीवर्डिन। ध्यान देंगे दोनों पदार्थ किससे बन रहे हैं? आरबीसी के
विघटन से बिलीरुबिन पीले रंग का, बिलीवर्डिन हरे रंग का। तो ये जो बिलीरुबिन है इसकी वजह से ही मल का जो रंग है वो पीला होता है, और दोनों ही जो है उत्सर्जी पदार्थ है, यानी आरबीसी के विघटन से जो उत्सर्जी पदार्थ बने बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वो भी पित्त में होते हैं, और बिलीरुबिन की वजह से मल का रंग पीला होता है। तो ये तो हो गया पित्त का कार्य। पित्त कहाँ बनता है, कैसा होता है, क्षारीय होता है, 7.5 से 8.5 पीएच होती है, यकृत स्त्रावित करता है, पित्ताशय में आंशिक संग्रहण होता है। ठीक है, इसके पित्त रस में आरबीसी के विघटन से बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन वर्णक बनते हैं, जिनको पित्त वर्णक कह सकते हैं, और इसकी बिलीरुबिन की वजह से मल का रंग पीला होता है। ठीक है, कार्य हमने देखे पित्त रस के, क्षारीय माध्यम प्रदान करना, रोगाणु को नष्ट करना, अम्लता को नष्ट करना, वसा का पायसीकरण करना, यानी वसा को छोटी छोटी गोलियों में तोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पर पित्त रस समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं कि दूसरा जो ये यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है। तो अग्नाशय ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं अग्नाशय रस। कौन स्त्रावित होते हैं, अग्नाशय रस। कौन प्रेरित करता है, अभी देखा अपन ने, सिक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन अग्नाशय ग्रंथि में पहुंचकर अग्नाशय रस के स्त्रावण को प्रेरित करते हैं हार्मोन्स, सिक्रेटिन और पैंक्रियोजाइमिन। अब अग्नाशय रस में क्या क्या होता है, इसमें पानी होता है, इसमें लवण होते हैं, इसके अलावा इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम, सबसे पहली बात करते हैं, एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम, ट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो निष्क्रिय अवस्था में होता है ट्रिप्सिनोजन के रूप में। किसके रूप में, ट्रिप्सिनोजन। किस फॉर्म में है, निष्क्रिय फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको सक्रिय करेंगे, इसको सक्रिय ट्रिप्सिन में बदला जाएगा। किसमें, ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन क्या हो गया, सक्रिय। इसको कौन बदलेगा, एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो है वो पाया जाता है यहाँ पर, और वो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देगा। ठीक है, अब दूसरा एंजाइम होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। काइमोट्रिप्सिनोजन ये भी किस अवस्था में है, निष्क्रिय अवस्था में है। इसको किस में बदला जाएगा, काइमोट्रिप्सिन में। काइमोट्रिप्सिन में कौन बदलेगा, ट्रिप्सिन। कैसा हो गया, सक्रिय। ठीक है, तीसरा एंजाइम कौन सा है, तीसरा एंजाइम है प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज कैसा एंजाइम है, निष्क्रिय है। तो इसको सक्रिय में बदलेगा कौन, काइमोट्रिप्सिन, और क्या बना देगा, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, यानी ये हो गया सक्रिय, यानी इसके आगे से प्रो हट जाएगा और ये कैसा हो जाएगा, सक्रिय। तो देखेंगे हमारे पास सक्रिय एंजाइम कौन कौन से आएंगे, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनकी क्रियाविधि कैसे आगे बढ़ती है। हम देख रहे हैं कि अब ये कौन कौन सी क्रिया करने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि भोजन के साथ जो प्रोटीन आया है, कौन आया है, प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है वो पूर्ण रूप से प्रोटीन के रूप में भी हो सकता है, या फिर जो आमाशय में पाचन के पश्चात जो प्रोटीओज और पेप्टोन्स आए वो भी प्रोटीन के स्वरूप हैं। तो ये जो प्रोटीन है इसको ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारा प्रोटीन आमाशय में पच जाएगा। भोजन अगर आगे चला गया तो अब बाकी प्रोटीन का पाचन कहां पर होगा,
वहां पर होगा ग्रहणी में, ठीक है। तो ट्रिप्सिन इसको बदल देगा वापस से प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन्स में। तो ट्रिप्सिन ने प्रोटीन को प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन्स में बदल दिया, ठीक है। आगे देख रहे हैं हम कि भोजन के साथ जो है वो आते छोटे पॉलीपेप्टाइड, छोटे पॉलीपेप्टाइड्स। तो छोटे पॉलीपेप्टाइड्स को यहां पर अपन देख रहे हैं जो एंजाइम बना था कार्बोक्सीपेप्टिडेज, ठीक है। ये प्रोटीजेज प्लस पेप्टोन्स यहां पर है। कार्बोक्सी जो पेप्टिडेज एंजाइम है वो छोटे पॉलीपेप्टाइड्स को बदल देगा अमीनो अम्लों में। किस में बदल देगा? अमीनो अम्ल में। अगला जो पाचन है तो जो पायसीकृत वसा थी, पायसीकृत वसा जिसको पित्त ने वसा का पायसीकरण किया था, उस पायसीकृत वसा से हमको दो चीजें प्राप्त होंगी, वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। ये प्राप्त हुई हमको। और एंजाइम कौन सा काम आएगा यहाँ पर? लाइपेज। कौन सा एंजाइम? लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम ने वसा को किस में बदल दिया? वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल। अगर मान लीजिए इसमें कुछ स्टार्च भी मौजूद है भोजन में, तो स्टार्च का भी पाचन होगा यहाँ पर एमाइलेज एंजाइम भी होता है जो माल्टोज में तोड़ देगा इसको। स्टार्च को किस में तोड़ दिया? माल्टोज में। दोबारा देखेंगे, प्रोटीन को ट्रिप्सिन में प्रोटियोजेज प्लस पेप्टोन्स में अपघटित कर दिया। छोटे पॉलीपेप्टाइड्स को कार्बोक्सी पेप्टिडेज ने अमीनो अम्ल में अपघटित कर दिया। पायसीकृत वसा को लाइपेज ने वसीय अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में अपघटित कर दिया। और स्टार्च को एमाइलेज ने माल्टोज में अपघटित कर दिया। तो इस प्रकार से जो भोजन का पाचन है वो ग्रहणी में संपन्न हुआ। और यहाँ पर जो एंजाइम्स हैं वो हमने यहाँ देखे कौन कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से हार्मोन्स हैं जो इनको सक्रिय करते हैं, वो भी हमने पढ़ लिए। अब भोजन का जो पाचन हुआ है कहाँ पर? ग्रहणी में। ग्रहणी से ये भोजन जो है अब ये एक तरह से तरल भोजन में परिवर्तित हो चुका है, तरल पचित पदार्थ हो गया है। इसका स्वरूप कैसा हो गया? तरल हो चुका है। और इस तरल भोजन को अब हम बोलेंगे काइल। क्या बोलेंगे? काइल। तो ध्यान रखेंगे, मुगुआ में पाचन के बाद भोजन क्या कहला रहा था? बोलस। मुगुआ के बाद आमाशय में पाचन के बाद जब भोजन निकला तो क्या कहलाया? काइम। और काइम के बाद जब आमाशय से ग्रहणी में पाचन हुआ और ग्रहणी से भोजन जो आगे इलियम में प्रवेश करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? काइल बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि ग्रहणी में भोजन का पाचन कैसे संपन्न होता है, समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह से आप और अपनी नोटबुक में बनाकर समझ लें, ठीक है। और इसी तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। बी सेफ, स्टे होम।